ओके नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में दीपक राय में। नमस्ते, स्वागत है नीरज पटेल, प्रतिभा सक्सेना, मंगेश मौर्य, राकेश, तरुण, रोहित मिश्रा, दीपक यादव, अंशु कुमारी, स्वागत है सभी का। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी छात्रों का 2 टॉपिक मैंने खत्म किया था, विराम चिन्ह और पत्र लेखन। ठीक है, तो विराम चिन्हों पर हमने बिल्कुल डिटेल में हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि विराम चिन्ह कैसे कैसे होते हैं, कितने विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरुजी ने कितने विराम चिन्हों की बात की है। ठीक है, आप लोग तक मेरी आवाज़ आ रही है ना? और साथ ही साथ पत्र लेखन को लेकर तो 3 दिन ये टॉपिक हमने बताया आप लोग को, और आज हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि छोटा टॉपिक है तो कंबाइंड प्रैक्टिस मैंने इसीलिए एक दिन इसमें लिया है, ज़्यादा इसमें लेने का नहीं है। टॉपिक आप लोग को समझ में आ जाए, बस ये है। ठीक है भाई, तो आप लोग तक मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार बता दीजिए कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप लोग? और ये क्लास नंबर 48 है, 10 जनवरी से चल रहा है। तो इसके बाद देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन खत्म कर दिया है, विशेषण, क्रिया विशेषण सब कुछ हो गया है। कल हम वाक्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वाक्य रचना, ठीक है, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ये सारी चीज़ें हैं। सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये अभी नहीं पढ़ाया गया है। इसके बाद जो भी ग्रामर का पोर्शन छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मूव करेंगे साहित्य की ओर। ठीक, हिंदी साहित्य आएगा। इसके बाद वोकैब का सेक्शन लास्ट में रखेंगे। ठीक है, वोकैब हो गया और गद्यांश हो गया। ठीक है, चलिए नमस्कार, स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, क्योंकि एडमिशन पर डे हो रहा है, तो आप लोग के लिए बता दें कि ग्रुप में आप लोग को पूरी प्लेलिस्ट जो अब तक ये 48 क्लास देख रहे हैं आप लोग, सभी की लिंक ग्रुप में पिन है। ऊपर टॉप पर देखेंगे जहां पर बैच का नाम लिखा है, उसी के नीचे देखेंगे पिन करके कमेंट लिखा है। उस कमेंट पर क्लिक करिए, आपको पर्टिकुलर वो मैसेज आ जाएगा, वहां लिंक है, लिंक पर क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। तो किसी कोई समस्या तो नहीं हो रही ना भाई? चलिए, तो प्रैक्टिस सेशन है और पहले हम विराम चिन्हों की बात करेंगे। विराम चिन्हों से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे आपसे पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। आज प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपको करना है। अब आप लोग आज जवाब बताएंगे। हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर पहला है भाई, हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होगा? ठीक, बताइए। और मैंने पढ़ाया भी है, हिंदी में कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होगा, अल्प होगा, पूर्ण होगा, अर्ध होगा या उद्धरण चिन्ह होगा? डबल, एकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण? चलिए, नहीं, देखिए हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग जो सबसे अधिक होता है दोस्तों, वह अल्प विराम होता है। ठीक है, सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम का होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने पूरा एक वाक्य लिखा, समझिए यहां पर मैंने लिख दिया है ना, राम, श्याम, मोहन, सोहन और बाजार गए, फिर एक पूर्ण विराम। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ये एक ही प्रकार के जब पद आते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम लगता है। ठीक, तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है अल्प विराम का। ठीक है, चलिए, प्रणाम अनंत त्रिपाठी, स्वागत है। अनुराही, स्वागत है आपका भी। वर्णमाला की पीडीएफ दिया है भाई मैंने, वर्णमाला की पीडीएफ तो है ग्रुप में। संधि वाली में नहीं मिल रही है ना, आप संधि वाली वेट कर लीजिए, 1-2 दिन और दिला देंगे। वर्णमाला की पीडीएफ दी है मैंने, देखिए ग्रुप में पड़ी होगी। क्यों भाई, वर्णमाला मिली कि नहीं मिली आप लोग को? तो अल्प विराम, ठीक है, तो हिंदी में अल्प विराम, और उसमें इंग्लिश में कॉमा कहेंगे क्योंकि ये इंग्लिश के ही वर्जन है, सब आए हैं। ठीक है, चलिए, चंदन प्रसाद, स्वागत है आपका भी। तो हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? अल्प विराम का। पूर्ण विराम, ये शब्द क्या इंग्लिश भाषा से लिया गया है? हिंदी में जो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, क्या ये इंग्लिश में भी उसी तरीके से लगता है? बताइए भाई। एकमात्र एक ऐसा शब्द है, ये पूर्ण विराम चिन्ह है, जो इंग्लिश भाषा से नहीं आया है। इंग्लिश भाषा में डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप, और यहाँ पर खड़ी पाई लगाते हैं। ठीक, जी हाँ, नहीं आया, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी इससे जुड़ा एक प्रश्न आएगा, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आएगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, बहुत कुछ ज्यादा इसमें नहीं, थॉट मैंने पढ़ाया हुआ है। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह। ठीक है, तो सुख और दुख के बीच में देखिए जो बीच में चिन्ह लगा है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा चिन्ह कहते हैं? फटाक से बताएंगे, कमेंट करिए। योजक चिन्ह, वेरी गुड। और मैंने आपको उस दिन पढ़ाया भी था
कि योजक चिन्ह क्या विरोधाभासी शब्दों के बीच में भी लगता है ना, जब तब या क्रिया विशेषण में आता है एक एक अद्वित हो जाता है। तो ये सुख और दुख, जीवन और मरण, ये भी मैंने आपको बताया था, इस एग्जाम्पल को दिया था, ठीक है, जीवन मरण, सुख दुख, चल अचल, तो विरोधाभासी शब्दों में भी ये आपका लगता है। देखिए निर्देशक चिन्ह क्या होता है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको क्या कहते हैं, डैश कहते हैं ना भाई, निर्देशक चिन्ह को क्या कहेंगे, डैश कहते हैं। दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन जो निर्देशक चिन्ह होता है वो बड़ा लिखा जाएगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, और ये योजक चिन्ह इससे छोटा बनता है, बस अंतर यही है, आपको ये पहचानना है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है वीडियो, अगर आप अभी आपने ना देखा हो जरूर देखिएगा, ठीक है जी हाँ भाई। देखो आपको मैं बता दूं, सारी पीडीएफ दे दी गई है, कौन कौन सी पीडीएफ दी गई है मैं आपको अभी 1 मिनट बता देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर देखिए जब आप ग्रुप में क्लिक करेंगे ना, ग्रुप में क्लिक करने के बाद ग्रुप के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो उसमें आप देखेंगे मीडिया देन फाइल्स, मीडिया में सारी लिंक मिल जाएगी आपको, और फाइल्स में जो जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो UPTSC वीडियो हिंदी बैच लिखा हुआ है इस पर क्लिक करिए, इसके बाद जाएंगे मीडिया मेंबर दिखाएगा आपको, तो शायद ना दिखाए, फाइल्स, फाइल्स में विराम चिन्ह, छंद, अलंकार, रस, प्रश्न, अव्यय, काल, वाच्य सब कुछ दिया गया है, ठीक है। वर्णमाला भी है, विशेषण भी है, संज्ञा भी है, जो छूटा हुआ है नोट कर लेंगे, जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, देखो कोई चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग को इंडिविजुअल भी इतने मैसेज आ जाते हैं ना, सबको बताना पड़ता है, इसलिए मैंने बता दिया, लाइव ही बता दिया कि आप लोग देख लीजिए, ठीक। नहीं शिवम मिश्रा, देर नहीं हुई, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, तो सुख दुख के बीच लगने वाले को ये कहते हैं, और निर्देशक चिन्ह बड़ा सा होता है, और ये योजक इससे छोटा बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा प्रश्न कहता है भाई, निम्नलिखित में कौन सा अर्धविराम चिन्ह है, तो पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्धविराम। इसमें अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है ना भाई, अर्धविराम में क्या कहेंगे, पूर्ण विराम में क्या कहेंगे, है ना। देखिए अब आप पहचानिए कौन कौन सा चिन्ह लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अर्धविराम और एक अल्प, मैंने आपको स्थिति बताई थी कि भाई देखो, जब अर्धविराम और पूर्ण विराम, ठीक है, अर्धविराम और पूर्ण विराम, और एक होता है क्या, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम और अर्धविराम। तो अर्ध पूछ रहा है ना, आधा विराम, थोड़ा नहीं, तो यही चिन्ह होगा जो बीच की सिचुएशन होती है, ठीक है, बीच की सिचुएशन होती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ये आपका अल्प है, ये पूर्ण है, ये तो डॉट लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर ये आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है भाई, वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए, ऐसे ही प्रश्न आएगा भाई, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, इसी तरीके सिंपल प्रश्न आएगा। वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाने पर किस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, बताइए। बिल्कुल क्या होगा भाई, हंस पद होगा। बिल्कुल आप जो ऐसे लिखते हैं ना, और यहाँ पर लिख देंगे में, अगर छूटा या कुछ भी छूटा है, हंस पद हो गया। लोप चिन्ह में पढ़ा चुका हूँ, लोप चिन्ह कैसा होता है, उद्धरण क्या होता है, विवरण चिन्ह क्या होता है, ठीक है, ये वाला आएगा अभी आगे पहचानने को। तो आप लोगों को विराम चिन्हों में क्या क्या चीजें के क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा परिभाषा से, ठीक है, और दूसरा पहचान से प्रश्न बनता है, ठीक। दो ही प्रश्न दो टाइप के बनते हैं, और कभी कभी उससे थोड़ा जो एक्सेप्शन, मतलब कौन सा ज्यादा प्रयोग होता है ये भी है। तो परिभाषा के अंतर्गत है, किस चिन्ह का प्रयोग व्याकरण और गणित में सबसे ज्यादा होता है, बताइए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बेसिक क्वेश्चन है, किस चिन्ह का प्रयोग व्याकरण और गणित में सबसे ज्यादा होता है। 5वां प्रश्न है, कमेंट करेंगे, व्याकरण और गणित में, हाँ बिल्कुल। तो व्याकरण और गणित में देखिए समानता सूचक चिन्ह इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। नहीं, कोष्टक तो यार कभी कभी होता है ना, कोष्टक तो कभी कभी होता है, ये समानता A = B हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कोष्टक, तो कभी कभी इसको एब्रिवेशन करने के लिए भाई इसका ये लिखा गया A² + B² A + B का स्क्वायर, तो ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न कह रहा है किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, सब कुछ बता सकते हैं आप लोग, अब बताइए, बड़ा शब्द लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर लिख दूं और इसको शॉर्ट में लिखना है तो आप क्या लगाएंगे, ठीक, बिल्कुल लाघव चिन्ह लगाएंगे आप लोग, लाघव चिन्ह, ठीक है।
लाघव चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो रेविका लिखा है, हालांकि नाम जानते रहिएगा, जो आपका डैश है, डैश, ये इसी को रेविका भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। योजक चिन्ह से थोड़ा सा जो बड़ा लिखा जाता है डैश होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, है ना, जी हाँ, इसी को रेविका भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, निर्देशक चिन्ह या रेविका सिंह में ये आ सकता है। विवरण आपको पता है कि विवरण को ऐसे लिखते हैं और उद्धरण को इकहरा दुकहरा, ठीक है, ये लिखा जाता है। ये सब मैं बता चुका हूं आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या लिखेंगे, लाघव चिन्ह, और इसको डा लिखकर हम 0 कर देंगे, डॉक्टर हो गया। उत्तर प्रदेश न लिखकर उत्तर और प्रदेश ऊपर लिख देंगे, उत्तर प्रदेश पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो विपरीत शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है भाई, बताइए। दो विपरीत शब्द लिखे हैं, यानी कि विपरीत, अभी प्रश्न आया था ना आपका, दो विपरीत शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का दोस्तों प्रयोग किया जाएगा, फटाक से आप लोग बताइए। दो विपरीत शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये वाला लगाएंगे, सुख दुख, जीवन मरण, चल अचल, विलोम शब्द है ना, ठीक है, ये आपका लगेगा योजक चिन्ह, योजक कहा जाता है इसको। ठीक, तो दो विपरीतार्थक शब्दों को, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, जीवन का विपरीत क्या होगा, मरण होता है, सुख का दुख है ना, तो इस प्रकार से अमीरी गरीबी, इस प्रकार से लिखा जाता है योजक चिन्ह। ये अधोरेखा है, अंडरलाइन वाली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इकारा उद्धरण और ये समानता सूचक तुल्यता बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी पीडीएफ भी दे देंगे हम। लोप विराम चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो लोप विराम चिन्ह है, लोप, उसको अन्य किस नाम से जानेंगे, ठीक है, तो उसको देखिए वर्जन चिन्ह भी कहते हैं, वर्जन, लोप विराम चिन्ह को जो लोप हो जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक नाम ध्यान रखिएगा, हालांकि ये प्रश्न टीजीटी का है। तो रेविका आपको डैश को कहा जाता है, और वर्जन चिन्ह लोप, है ना भाई, लोप। अब लोप का साइन पता है आप लोग को, लोप कैसे लगाया था हमने, है ना भाई, ये देखिए आप लोग को याद रखना है, लोप मतलब फिल इन दी ब्लैंक। लोप मतलब क्या, इसका लोप हो गया, ये आपका क्या हो गया, फिल इन दी ब्लैंक हो गया, रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है? पुनरुक्ति, ठीक है, तो पुनरुक्ति आपका क्या होगा, और किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो क्वेश्चन जरूर करिएगा, मैं कमेंट आप लोग के देखते जा रहा हूं, ठीक है। पुनरुक्ति मतलब ये, अगर मैं लिखूं राम जाता है और फिर मैं लिखूं श्याम जाता है, तो ना लिखकर ये लगा दूंगा, ठीक है, ये उक्ति दोबारा कही जा रही है, पुनरुक्ति है, ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, पुनरुक्ति हो गया। ठीक है भाई, समझ गए, जी हाँ। चलिए अगला देखते हैं, अगला कहता है ये क्या चिन्ह है भाई, एक्स एक्स एक्स, है ना, अगर ये लिख दिया जाए, बताया है मैंने, ठीक है, तो प्रैक्टिस मैं इसीलिए करा रहा हूं कि ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ठीक है। लोप सूचक है, क्या हो जाएगा, बताओ भाई बताओ क्या हो जाएगा। चलो थोड़ा सा पीडीएफ पर चलते हैं, एक मिनट। स्थान सूचक ये लोप, देखो मैंने जो बताया आप लोग को, एक मिनट रुकिए, विराम चिन्ह, ठीक है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं, देखिए ये आया, ये आया, ये पीडीएफ में दे चुका हूं आप लोग को, ठीक है, इसमें शायद इसमें जिक्र नहीं किया है क्या, चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक है, जो ट्रिपल एक्स लिखा जाता है, नहीं टीका वाला भी नहीं, टीका तो डॉट 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 करके लिखा जाता है, ठीक है,
वो आपका लोप के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है, लोप के अंतर्गत ही आएगा, उसको लोप के अंतर्गत भी डॉट डॉट लिखते हैं, लोप हो गया, ठीक है। ये जो आंसर है देखिएगा, इसमें नहीं है तो मैं पीडीएफ को फिर से वो जो और भी जो नाम छूटे हैं, ये लोप सूचक चिन्ह होगा, समाप्ति सूचक, स्थान सूचक या टीका सूचक, ठीक है। समाप्ति में तो ये आपका ये था, ये और ये कर दिया गया, ठीक है। लोप मतलब जैसे लोप तो वो भी हो गया, और जैसे हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसको लोप ही कहते हैं, ठीक है। लोप के संदर्भ में भी आता है ना, तो वही है फिल इन द ब्लैंक्स जो अभी इसके पहले आया है, वही चीज यहाँ पर भी इसी फॉर्मेट में भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा गया है, ठीक है, लोप विराम अन्य किस नाम से जाना जाता है, वर्जन चिन्ह है, और ये आपका फिल इन द ब्लैंक के तौर पर भी ये आएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पद उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। 11वां प्रश्न है, तो शब्द के नीचे जब हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, वो लोप सूचक है, वो डॉट डॉट कर दिया गया ना, वो लोप हो गया उसका, लोप मतलब ये लोप ही है, वो भी बोला जाएगा लोप सूचक, ठीक है। चले, तो ये आपका अधोरेखा चिन्ह अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन, हाँ भाई लोप सूचक है, जैसे डॉट 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 कर देते हैं ना वो। अब जैसे आप देखिए, आपके मोबाइल पर जब मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, ठीक है, तो डॉट डॉट करके लास्ट की 4 अंक देता है, फिर क्रॉस देता है, तो लोप सूचक में वो भी आता है, ठीक है। क्योंकि आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो कोई पूरा ना देख ले, तो डॉट 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 करके 4 अंक दे देगा, समझ गए आप लोग। हाँ, तो अधोरेखा यानी कि हमने कुछ लिखा, इसके नीचे अंडरलाइन लगा दिया विशेष रूप से इसको दर्शाने के लिए, ठीक है, अधोरेखा यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां देखिए, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम को पहचानिए। अब आप कहेंगे कि ये प्रश्न तो है ही भाई, विराम चिन्ह तो है, ये पूछा गया पेपर में प्रश्न है, ठीक। तो आप पूर्ण विराम पहचानेंगे तो पहचान सकते हैं भाई पूर्ण विराम तो यही है ना, पूर्ण विराम तो यही है, क्योंकि विराम चिन्हों की संख्या से है, तो जरूरी नहीं है कि आपसे ये ना पूछा जाए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए, ठीक, पूर्ण विराम। और ये सबसे प्राचीन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्राचीन चिन्ह है सबसे, ठीक है। अब कैसे सबसे चिन्ह है, छंद, अब मैं बता दूं कैसे सबसे प्राचीन है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, बताइए आप लोग, किस वेद में मिलता है, मैंने पढ़ाया हुआ है छंद, और पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। ऋग्वेद में मिलता है, छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ये सबसे प्राचीन छंद वेद है, और छंद के बाद यति लगाते हैं, विराम चिन्ह होता है, यही सबसे पुराना है, ठीक है, समझ लीजिएगा। हाँ, बाकी सब इंग्लिश से लिए गए, बिल्कुल शिवम मिश्रा बताया मैंने, तो इसलिए ये सबसे प्राचीन चिन्ह है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उल्लेख ऋग्वेद में है, और छंद लिखने के बाद हम क्या करते हैं, विराम लगाते हैं, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, 13वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निर्देशक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। निर्देशक चिन्ह देखिए अभी आया था ना, मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा सा लगा देंगे, योजक से थोड़ा सा बड़ा, योजक से थोड़ा सा बड़ा होगा, कमेंट करिए। जी हाँ, रेविका चिन्ह, ये भी ध्यान रखना आप लोग, निर्देशक चिन्ह या रेविका चिन्ह, ठीक है भाई। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, 14 क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। अब आप देख सकते हैं आपका पुराना जो पेपर रद्द हुआ है उसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो भाई अब प्रश्न चिन्ह कौन सा होगा बताइए आप लोग, ठीक। वीडियो एग्जाम 18 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर का है। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क यही है भाई आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 15वां देखिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यूपी टेट का प्रश्न है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। चलिए, यूपी टेट के प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया था, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य गलत है। और जब विराम चिन्हों की परिभाषा बताने से पहले मैंने बताया था कि भाई इसका प्रयोग गलत होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग जब करेंगे तो कौन सा गलत है, वह ईमानदार,
परिश्रमी, कर्मठ, मृदुभाषी। ठीक है, कर्मठ और भी लिखा हुआ है, ये सही हो जाएगा। उसके पास धन भी है, धन वैभव है, नौकर चाकर है। अब यहाँ आदि लिखा है तो भी ये सही है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के रुकना था, रुका नहीं, ये व्यक्ति है। ठीक है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। ठीक, समझ लीजिए। हालांकि इसमें किसी में पूर्ण विराम नहीं लगा हुआ है, तो पूर्ण विराम आप अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, टाइपिंग जो भी होगा। लेकिन यहां पर थोड़ी देर के लिए तो रुकना पड़ेगा ना, है ना, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपको इसका जवाब पता है, तो आप कहेंगे हाँ हाँ पता है, हाँ पता है। ठीक, यही आपका होगा। ठीक है, हाँ ठीक, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इनमें से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण है ना, विवरण फटाक से बताएंगे। विवरण चिन्ह कौन सा है? विवरण चिन्ह जिसको कॉलन डैश कहते हैं, इंग्लिश में कॉलन डैश कहते हैं। ठीक है, ये आपका विवरण चिन्ह है। कोई चीज हम अगर विवरण लिखें या उसकी परिभाषा लिखते हैं तो हम कभी कभी ये लगाते हैं ना, विवरण चिन्ह। ठीक, इसका हम क्या कह रहे हैं? इसका विवरण दे रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो ये विवरण चिन्ह है ना, कॉलन डैश कहा जाता है। ये आपका क्या है भाई? विसर्ग है, और विसर्ग है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है। बताएं, किसी को पता है? बताया मैंने। ठीक है, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, या इसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है जी हाँ, अपूर्ण या उप अपूर्ण के तौर पर ही इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, उपविराम या अपूर्ण भी कह सकते हैं इसको, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, ठीक है, बी वाला बता दें। अच्छा चलो बताते हैं भाई। देखो भाई, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं वहां पे क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे। अगर मैं कहूं मोहन, मोहन इधर आना, मोहन ये काम कर लेना, या किसी को संबोधित करते हैं तो आपका क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। विस्मयादिबोधक नहीं, कोई आश्चर्य का भाव नहीं है। ठीक है, कोई आश्चर्य का भाव नहीं है। अच्छा चलो भाई, इसमें कहाँ दिक्कत है आप लोग को बताइए? ये वाला, ये वाला देखो, ये विसर्ग है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह वो आपका विवरण चिन्ह है। ये आपका क्या है? अंडरलाइन है। और ये आपका क्या है? सेमी कॉलम, यानी कि अल्प विराम है। यही पूछ रहे थे भाई अनंत त्रिपाठी, क्या नाम है आपका? हाँ, यही वाला है, बताना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये हो गया दोहा और चौपाई के प्रत्येक चरण के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने दोहा और चौपाई अभी आपको पढ़ाया है। और जब एक पंक्ति खत्म हो जाती है तो क्या लगता है? ठीक है, आपका पूर्ण विराम लगता है। ठीक है ना, पूर्ण विराम लगता है। वेरी गुड। ठीक है, तो डेली आप लोग पढ़ते रहिए, और मैं हर कॉन्सेप्ट को कराने के बाद उसके जस्ट जब वो कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोग को। तो आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे प्रश्न इसमें बने, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। अभी पत्र लेखन पर भी चलेंगे। तो पत्र लेखन में आप लोगों ने जब ये सिलेबस में आया था तो आप लोगों ने सोचा कि लिखने को आएगा क्या भाई, MCQ ही आएगा, उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, चलो चलो भाई, थैंक यू दिनेश बघेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है हिंदी का सबसे प्राचीन विराम चिन्ह। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, आप लोग को जो मैंने 20 चिन्ह बताए हैं जिसके किसी अन्य नाम जाना जाता है, किसी किताब में 15 मिलेगा, किसी में 16 मिलेगा, किसी में 13 मिलेगा, लेकिन हमने सब कुछ आप कराया है। तो हिंदी का सबसे प्राचीन विराम चिन्ह आप बता सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण विराम होगा। ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, छंद प्रणेता, छंद का उल्लेख और पूर्ण विराम लगता है। ठीक है भाई, और ये इंग्लिश भाषा का नहीं है, बाकी सब इंग्लिश भाषा के हैं। ठीक है, चलिए, ये तो आपका हो गया विराम चिन्ह से। चलिए थोड़ा देखते हैं आपका लेटर राइटिंग से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
परिपत्र किस श्रेणी में आएगा? परिपत्र, जब एक ही पत्र को कई लोगों को भेजा जाए, है ना, प्रेषक एक पाने वाले अनेक, तो परिपत्र किस श्रेणी में आएगा? सामाजिक पत्र, कार्यालय पत्र, पारिवारिक या व्यक्तिगत? अब मैंने बताया था ना कि आपका क्या होगा, कार्यालय पत्र होगा, है ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र, कार्यालय कामकाजों के लिए जो प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए सरकारी पत्र औपचारिक पत्र होते हैं, ये भी मैंने बताया था। औपचारिक मतलब इसमें हालचाल कुशल क्षेम कुछ नहीं पूछा जाता, केवल कम से कम शब्दों में बातों को रखा जाता है और उसके बाद क्या किया, जो काम की बातें होती हैं वो किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, आंसर भी इसमें लिखा हुआ है भाई, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे भाई, कमेंट करिए। कार्यालय पत्र का मजमून दिखाऊं मैं आप लोग को, चलिए थोड़ा सा कार्यालय पत्र देख लेते हैं, इसके बाद आंसर आप लोग खुद बता देंगे। ठीक है, कार्यालय पत्र या सरकारी पत्र, तो सबसे ऊपर क्या है, और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन में आपका है ये आपका कार्यालय का नाम होगा। ठीक है, ये तो सरकारी पत्र का प्रारूप है। जब कार्यालय पत्र जाएगा तो कार्यालय जिस कार्यालय से आता है, ठीक है, मैंने आपसे बताया था अगर डीएम ऑफिस से आएगा तो कार्यालय जिलाधिकारी, ठीक है, ऊपर साफ साफ लिखा रहेगा। ठीक है, कार्यालय जिलाधिकारी, पत्रांक दिनांक, फिर इसके बाद ये चीजें होंगी, समझ गए आप लोग। तो जिस उससे आए, और ये लिखा भी होगा यहाँ पर, मैं दिखा दूँ जो आएगा आपका कार्यालय। ठीक है, कार्यालय पत्र आप देख रहे हैं, कार्यालय आदेश या कार्यालय पत्र, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जिस विभाग से पत्र जाएगा, लोक सेवा आयोग, अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिखेगा तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लिखा जाएगा, जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से जाएगा तो जिलाधिकारी का कार्यालय लिखा जाएगा। ठीक है, तो कार्यालय पत्र में कार्यालय का नाम लिखा जाता है, जो कि आपका ये आपका ऑप्शन क्या है, ये वाला आपका सही है। ठीक है, कार्यालय का नाम लिखा जाता है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो क्या भैया गजट में अनुस्मारक होगा, परिपत्र, अधिसूचना या कार्यालय ज्ञापन? कल मैंने बताया था गजट में जो क्या होता है, गजट में क्या होता है, अधिसूचना या विज्ञप्ति होती है, अधिसूचना या विज्ञप्ति, ये आपके गजट में आता है। ठीक है, ये प्रकाशित होगा, जबकि रिमाइंडर मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था, रिमाइंडर मतलब किसी कार्य के लिए किसी को कहा गया, एक बार नहीं सुना, दो बार नहीं सुना, तीसरी बार में रिमाइंडर पर नहीं सुनता, कार्रवाई हो जाती है। शब्द का विषय एक हो, पाने वाले के समस्त राज्य सरकार, है ना, याद आ रहा है कल पढ़ाया मैंने। और कार्यालय ज्ञापन होता है, जबकि अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है। ठीक है, कहते ना कि अधिसूचना जारी हो गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, ये तो आंसर मैंने लिख दिया था इसमें, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए। ठीक है, हाँ भाई चलिए बताइए, चौथा प्रश्न है सॉरी, पूर्व में कोई पत्र प्रेषित किया गया, उसको याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाएगा, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक या विज्ञप्ति? अनुस्मारक या जिसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और अनुस्मारक का मजमून मैंने कल दिखाया था, एक बार मैं फिर से यहाँ दिखा दे रहा हूँ, और ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, कल तक अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, कार्यालय आदेश हो गया और अधिसूचना गजट का हो गया, कहाँ गया भाई, ये टिप्पण भी है। देखिए एक क्वेश्चन इससे आएगा, टिप्पण में ध्यान रखिएगा, ये कार्यालय सहायक किधर होता है और ये होता है, एक प्रश्न कभी इससे बन जाता है। ठीक है, तो अनुस्मारक मेरे ख्याल से ये आया, देखिए। ठीक है, अनुस्मारक साफ साफ यहाँ पर लिखा होगा, पत्र तो लिखा गया है लेकिन बड़ा सा रिमाइंडर लिखा जाएगा, अनुस्मारक है ये, जहां से भेजा जाएगा, और पदनाम विभाग नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखो भाई, अगला है आपका, इसका जवाब होगा अनुस्मारक। और इसके बाद देखिए, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाए, अब आप सब कुछ बता सकते हैं, इतना चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक ही पत्र जब एक साथ कई लोगों को भेजा जाता है
तो वह पत्र किस श्रेणी में आता है दोस्तों? अब बता दीजिए आप लोग फटाफट। क्या आप उसे अधिसूचना बोलेंगे, ज्ञापन, विज्ञप्ति या परिपत्र, सर्कुलर? परिपत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, ये सब प्रश्न यूपीटीपीएससी वीडियो एग्जाम और अदर एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न ये बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कहता है? टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? ठीक है, तो देखिए टिप्पणी लेखन, पहले आप लोग थोड़ा सा अपना अपना, हालांकि मैंने इसको नहीं बताया था क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आज आया है, लेकिन आप लोग के उस पेपर में नहीं आया, किस कहीं और आया है। ठीक है, तो उच्च अधिकारी, अब देखिए टिप्पणी लेखन का जो मजमून है उसको देखिए पहले। ये पीडीएफ आपको पहुंचा दी जाएगी, टिप्पणी है। ठीक है, तो उच्च अधिकारी क्या कर रहा है ना? ये तो अधिसूचना है, ये टिप्पणी है। श्री काका वरिष्ठ अध्यापक कार्यालय सहायक लिखा, और ये तो नियम अनुसार ये बाएं साइड ही आपका रहेगा। ठीक है, बाईं ओर लिखा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो ऑप्शन है ये बाईं ओर करेक्ट है। ठीक है, जो बाईं ओर लिखा जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखिए, कार्यालयीय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो पत्र लिखते समय भाषा कैसी बताया था मैंने आप लोग को, बताइए। औपचारिक होनी चाहिए कि अनौपचारिक होनी चाहिए या सरल? टिप्पणी देखिए क्या होता है ना, नोट, जैसे कोई टिप्पणी है, लेटर है, और टिप्पणी लेखन लिखा जाता है, कोई काम कहा गया उसमें टिप्पणी किया गया। अभी मैं उसको पढ़ के बता दूंगा कि इसमें क्या मैटर रहेगा आपका। तो भाई उसको औपचारिक भाषा कहते हैं ना, हाल चाल, कुशल क्षेम, सगे संबंधी, किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये औपचारिक पत्र हो गया। ठीक है, समझ गए? चलिए थोड़ा सा टिप्पणी बताते हैं आप लोग को, क्योंकि मैं टिप्पणी नहीं बताया था, क्वेश्चन आ रहा। देखिए टिप्पणी क्या कहता है? इसने इतने समान निधि स्वरूप 3 लाख अग्रिम लेने हैं तो आवेदन दिया है, आवेदक यह धनराशि अपनी पुत्र की विवाह के लिए चाहता है। ठीक है, तो ये टिप्पणी लिखा यहाँ पर, ये 3 लाख मात्र अग्रिम देना चाहे। तो जैसे कोई अधिकारी होता है अपना नोट लिखता है, नोट शीट। टिप्पणी मतलब क्या, इस पर नोटिंग करिए, वही चीज है। ठीक है, ये चीजें होती है। चलिए आगे देखिए, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। ठीक है, तो हमेशा आपका उत्तम पुरुष में क्या लिखा जाएगा? तुम, मैं, तुम, मैं फर्स्ट, तू सेकेंड, बाकी थर्ड। तो मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया था कि वक्ता क्या होता है ना, उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, श्रोता मध्यम पुरुष। ठीक, तो अगर यहां पर देखेंगे तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा भाई, बताइए? अर्धशासकीय पत्र होगा, कार्यालय आदेश होगा, या आप क्या लगाओगे? अर्धशासकीय, जो सीधे सीधे लिखा जाता है। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र मैंने बताया था कि ये ज्यादा इसका प्रयोग नहीं होता है, और ये ऊपर से नीचे लिखा जाता है, बड़ों की तरफ से छोटों को लिखा जाता है। ठीक है, ये कल मैंने बताया था। अर्धशासकीय पत्र, इसमें नाम सहित लिखा जाता है। ठीक है, नाम भी लिखा जाता है, पदनाम में नाम भी लिखा जाता है। अगर मैं दिखाऊं फिर से आपको, अगर आप कल की क्लास में नहीं थे या वीडियो आपने देखा हो तो ठीक है। अर्धशासकीय पत्र, सरकारी पत्र, और एक मिनट रुकना यार, ये सरकारी पत्र था, और ये जो मजमून था अर्धशासकीय पत्र था, सीधे सीधे नाम से लिखा जाता है, प्रिय तिवारी जी। ठीक है, नाम होगा, महोदय और सेवा प्रेषक नहीं होता, ये सीधे सीधे लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। हाँ देखिए, आपको ऑप्शन दिखा दिया ना मैंने, अब आप इसको बता सकते हैं क्योंकि मजमून मैंने दिखा दिया था। कल वाला वीडियो आपने देखा होता तो और अच्छे से पहचान जाते। बताइए, कमेंट करिए फटाफट। क्या लिखेंगे? प्रिय लिखेंगे। प्रिय तिवारी जी आया था ना अभी, प्रिय तिवारी जी, तो बिल्कुल महोदय सेवा में मान्यवर नहीं, क्योंकि यह बड़ों से छोटों की तरफ लिखा जाता है, छोटे से बड़े की तरफ नहीं लिखा जाता है, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक, तो भाई प्रिय बोलेंगे ही ना। अगर ये कहा जाए, अगर आपके कोई सगे संबंधी, अंकल, फादर कोई लेटर लिखेगा तो यही लिखेंगे ना, प्रिय सुधांशु, जो भी आपका नाम हो, प्रिय बेटा जी, तो ये प्रिय का प्रयोग होगा, अर्थशास्त्री के तौर पर आएगा। ठीक है जी हाँ।
चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? अधिसूचना है ना, गजट में प्रकाशित होती है, विज्ञप्ति या अधिसूचना, नोटिफिकेशन, नियम, आदेश, कर्तव्य या अधिकार। अच्छा है, बताइए भाई इसका। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कर्तव्य के बारे में नहीं होगा, नियम होगा, इसमें कुछ आदेश दिया जाएगा, और अधिकार के बारे में बात होगा। जैसे कि अधिकार मतलब अगर आपको सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, जनरल को 10% दिया है, ओबीसी को 27 दिया है, SC ST को दिया है, तो ये अधिसूचना हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसमें आपके अधिकार भी लिखा जाएगा, नियम भी लिखे जाएंगे, और आदेश भी लिखा जाएगा कि यही लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और इतनी तारीख तक ही आपका लास्ट डेट है। ठीक, तो वही चीज होगी, कर्तव्य के बारे में यहाँ पर नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला कहता है भाई, सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता? ठीक है, प्रेषक अधिकारी का नाम होता है, पत्र क्रमांक होता है, विषय होता है, या संदर्भ होता है। अब आप देखिए सामान्य कार्यालय पत्र है, तो सामान्य अगर कार्यालय पत्र है, ठीक है, कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय पत्र की बात करते हैं, तो इसमें रेफरेंस नहीं होगा, संदर्भ नहीं होता है, भेजने वाले का अधिकारी का नाम होता है, पत्र क्रमांक मैंने बताया था कि जो डिस्पैच रजिस्टर, हर सरकारी विभाग में एक डिस्पैच रजिस्टर होता है भाई, और उसमें क्या लिखा जा रहा है, विषय भी होगा। संदर्भ नहीं होता कि पूर्व के पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला क्या कहता है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? चलिए ये तो फिर से रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा हाँ, ये बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अधिसूचना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें सरकारी आदेश नियम की घोषणा होती है भाई। इसका संबंध आम जनता संबंधित व्यक्तियों से होता है, बिल्कुल होता है। यूपीटीपीएससी नोटिस जारी करेगा, यूपीपीएससी आयोग जारी करेगा, तो हम ही आपसे संबंधित रहेगा ना। इसे राजपत्र और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता है। मैंने कल बताया था कि कोई भी इलाहाबाद हाईकोर्ट आर और वैकेंसी आती है तो समाचार पत्र में भी निकाला जाता है। प्रथम पुरुष शैली वाला मामला गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, प्रथम पुरुष शैली वाला मामला यहाँ पर गड़बड़ है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। 14 होगा, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? अब देखो भाई, पत्र लेखन की जो विशेषता है, मैंने बताया था ना कि सरल, संक्षिप्त होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आडंबर पूर्ण भाषा शैली नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आडंबर पूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ और प्रश्न है और इसके बाद इसकी PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए, सरकारी पत्र में इसका इस्तेमाल निषिद्ध है। सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल निषिद्ध है भाई? सरकारी पत्र जो लिखे जाते हैं किसका इस्तेमाल निषिद्ध है, थोड़ा सा बताइए। वीडियो आपने देखी है जो मैंने पढ़ाया था। देखिए, अन्य पुरुष में तो होता ही है ना, उत्तम पुरुष अप्रत्यक्ष भी है, एक वचन तौर पर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं तो नहीं होगा, उत्तम पुरुष एक वचन नहीं, उत्तम पुरुष होता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अन्य पुरुष में तो लिखा जाता है जो सरकारी पत्र है, सरकारी पत्र। ठीक, जो परिभाषा मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, आगे देखिए, पावती। हाँ भाई देखिए, पावती क्या होता है? पावती समझते हैं आप लोग? पावती यानी कि जब आप किसी विभाग में जाते हैं या कहीं कोई चीज रिसीव कराते हैं, तो आप जैसे डाक विभाग में गए, आपको रजिस्ट्री करनी है, तो वो रजिस्ट्री करके आपको रिसीविंग देता है। ठीक है, उसे ही पावती कहते हैं, एज ए प्रूफ आप रख लीजिए। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता दूं सरकारी कामकाज में, है ना, पत्र प्राप्ति की सूचना देना, ठीक है, जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं तो एक डिस्पैच रजिस्टर होता है, एक रिसीविंग। ठीक है, ये रिसीव कर लिया हमने, ये तारीख को आया था, वो चढ़ाते हैं उस पर कि ये लेटर यहाँ से आया है। ठीक, और उस पर सिग्नेचर करके जो क्लर्क होगा, सीनियर क्लर्क होगा, जो रिसीव करता है लेटर, क्योंकि अधिकारी तो रिसीव नहीं करेगा, वो क्लर्क रिसीव करेगा, जो संदेश वाहक लेके जाएगा, जो पियून होगा, और वह क्लर्क रिसीव करके अपनी सिग्नेचर करके उस संदेश वाहक को वापस करेगा कि चलो भाई ठीक है, हमने रिसीव कर लिया। ठीक, तो रिसीविंग लेटर, डिस्पैच लेटर ये होता है। तो इसी को पत्र प्राप्ति की सूचना, पावती। चलिए आगे देखते हैं,
सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है? अगर खुद को निर्देश देना हो, स्वनिर्देश। हाँ भाई, अच्छा प्रश्न है, समझते चलिएगा, अच्छा प्रश्न है। सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे भाई आप लोग? और देखो भाई, स्वनिर्देश के लिए भवदी लिखा जाता है ना, आपका, प्रार्थी, तुम्हारा नहीं, ये नहीं होगा। भवदी, भवदिया, फीमेल है तो भवदिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कहता है भाई? अगला कहता है किस तरह के मसौदे में विषय नहीं लिखा जाता? हाँ, इसमें से विषय किस में नहीं लिखेंगे? परिपत्र में लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। पावती क्या है भाई? पावती में इसमें क्या होगा? ठीक है, रिसीविंग में, हालांकि जो रिसीविंग होती है, एक मिनट रुको, विषय, हाँ एक मिनट मैं बता दूं, पावती में भी वही लेटर होता है जो एक रिसीविंग आता है। थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, परिपत्र में भी सब्जेक्ट होता है, ये अर्ध सरकारी में विषय नहीं होगा, क्योंकि अर्ध सरकारी का जो मजमून है, आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें जो है, रुको भाई, ठीक है, हाँ ये अर्ध सरकारी है। देखिए सीधे सीधे लिखा गया है, प्रिय तिवारी जी, ठीक, इसमें विषय नहीं लिखा जाता, ध्यान रखें, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो गया था। जो रिसीविंग होता है उसी लेटर का एक पार्ट होता है, उसमें रिसीव करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, अब जैसे ये सरकारी लिखा है, सरकारी में विषय होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि के संदर्भ में, लेकिन जब अर्ध सरकारी लिखेंगे, अर्ध शासकीय पत्र लिखेंगे, तो सीधे नाम से शुरू होगा और कोई विषय नहीं होगा, प्री से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपका, ये भी ध्यान रखिएगा, भवदी या भवदिया अर्ध सरकारी पत्र में नहीं लिखा जाता, ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, तो वहां पर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, अर्ध सरकारी उसका होगा। पावती कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी, ठीक, आंसर भी लिखा हुआ है। चलिए बताइए, दो मंत्रालयों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर दो मंत्रालय हैं तो सूचना आदान प्रदान करेंगे, तो देखिए क्या होगा, अंतर विभागीय टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी भी लिख सकते हैं, और कार्यालय ज्ञापन भी लिख सकते हैं, कार्यालय ज्ञापन, दो विभागों के बीच में। अनुस्मारक तो चलिए ठीक है, एक काम को नहीं किया तो रिमाइंडर कर दिया, लेकिन यहाँ पर ए और बी सही होगा, ठीक है, ए और बी, दो विभागीय कार्यालयों के बीच में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, ए और बी। अगला देखते हैं, कुछ और प्रश्न है, इसके बाद ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखा जाता है? ठीक है, हाँ बताओ भाई, अनुस्मारक के प्रारूप में अनुस्मारक कहाँ लिखेंगे? ठीक, अब देखिए यहां पर जो है, मैं अनुस्मारक दिखा दूंगा आप लोग को, अनुस्मारक, ठीक है, ये तो वो हो गया, परिपत्र हो गया, ठीक है, परिपत्र हो गया, ये हो गया, कार्यालय आदेश भी लिखा जाता है बीच में, अधिसूचना है, और अनुस्मारक, ये टिप्पण, ये तो कार्यालय ज्ञाप हो गया, ठीक है। ये देख रहे हो, ये क्या लिखा जा रहा है? अनुस्मारक, ये बीच में लिखा जाएगा, ठीक है, अनुस्मारक ये लिखा जा रहा है, अनुस्मारक का उदाहरण, ठीक। तो यहाँ पर ये होगा, लेकिन एक चीज बता दूं, जो ये तो दिया ही है, इसका जो आंसर है, अनुस्मारक, जैसे कोई चीज पत्र लिखा गया तो अनुस्मारक को यहाँ पर एक छोटा सा अनुस्मारक भी लिखते हैं, ठीक है, हालांकि ये भी सही है, वो भी सही होगा, दोनों जवाब सही है। ये आपके क्या लिखा जाएगा? ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। चलिए, पत्र की दाईं तरफ है, देखिए दो तरीके से लिखा जाता है, इसमें जो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, जो लेटर लिखा जाएगा, लेटर का सारा सब्जेक्ट वही होगा, ठीक है, थोड़ा सा ही लिखाएगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा अनुस्मारक, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है या बीच में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसमें संबोधन नहीं लिखा जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है। संबोधन, संबोधित करके, ठीक है, संबोधित करके कमेंट करें। कार्यालय ज्ञाप में, कार्यालय आदेश या कार्यालय ज्ञापन, ठीक है, अनुस्मारक में तो होगा, ठीक है, संबोधित किया जाएगा, प्री बोला जाएगा या जो लिखा जाएगा, ठीक है, आपका लिखा जाएगा, पावती में भी होगा और ये भी होगा,
उत्तर दे देंगे, आपका कार्यालय ज्ञाप में सीधे कार्यालय ज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, नमूना मैं दिखा दूं कार्यालय ज्ञापन का एक बार फिर से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहीं पर था ना भाई कार्यालय ज्ञापन। ठीक है, ये देखिए ये कार्यालय ज्ञाप है जिसमें संबोधन नहीं होता, सीधे सीधे कार्यालय ज्ञापन लिखा गया और विषय लिखा गया, कोई संबोधित नहीं किया गया। ठीक, कार्यालय ज्ञाप यहाँ पर ये हो गया, तो ये कार्यालय ज्ञाप है। ठीक है भाई, तो देखिए इतने ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपके, और पत्र लेखन में आपको बस इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी इस टॉपिक की भी, और संधि की पीडीएफ काफी दिन हो गया नहीं मिले आपको, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो आपका पत्र लेखन और विराम चिन्ह, इनसे एक दो प्रश्न बनना है। पत्र लेखन में जिस साधारण तरीके से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे प्रश्न बनेंगे, बस आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है कि ये जब मैं प्रारूप आपको दे रहा हूं तो देखना भी है कि क्या चीज कहां पर लिखी गई है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो कल आपको हम वाक्य रचना के बारे में बताएंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो और बताइए, और कोई समस्या आप लोग को कुछ हो तो, कोई और समस्या है? क्योंकि मैं कहता हूँ क्लास में डिस्कशन कर लूंगा। किसी को ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या है क्लास फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम? इसके बाद पीयूष सर की रीजनिंग की क्लास है ना, जो पहला बैच खत्म हो रहा है, और 10 तारीख से न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस वाला बैच है, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों की वीडियो मिलेगी। कॉन्सेप्ट की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और प्रैक्टिस की आपको वीडियो कराई जाएगी प्रैक्टिस। ठीक, क्या भाई सबसे ज्यादा यूज चिन्ह, देखिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है अर्ध विराम का। ठीक है, सॉरी अल्प विराम का। अल्प मतलब ये कॉमा, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, अगर एक पूरा सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस के बीच में कई अर्धविराम आ सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम एक ही आएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, है ना। टिप्पणी, टिप्पणी पूरा बता दें, टिप्पणी का नोट आपको दे देंगे, पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई खास नहीं। टिप्पणी लिखा जाता है कि इन्होंने ऐसा किया था, इनको इतने पैसे स्वीकृत करने हैं, तो अधिकारी भी कह देगा ठीक है स्वीकृत किया जाता है। नोट वही नोट होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन पर डाउट है तो देखो भाई सबसे ज्यादा चिन्ह आपके यही है, ये प्रयोग होते हैं। एक डाउट तो ये निकल गया, और बताइए अगला डाउट क्या है आपका? मानक क्यों नहीं भाई, अगर आप कोई पैराग्राफ कुछ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है जो बताया गया, जो स्टैंडर्ड आंसर भी बताया गया, एक सेंटेंस में अगर 3 संज्ञा आ गए, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है, रामू, तो 4 बार आप लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे और रामू, फिर लेकिन एक तो ये एक ही बार लगेगा ना। जी हाँ, सर्वनाम कैलाश शर्मा, अच्छा चलो भाई सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम और संधि, और क्या है भाई, सर्वनाम हो गई, संधि हो गया। चलिए ठीक है, देख लेंगे, प्रोवाइड कर देंगे, इसकी पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, जो कि फ्री वाली क्लास कल होगी। ठीक है, इसके बाद अभी पीयूष सर रीजनिंग क्लास लेकर आ रहे हैं, और रात को 9 बजे आपकी जीके जीएस चलेगी। 20 और 21 में क्या है भाई, डाउट है? अच्छा रुको, 20 और 21 विराम चिन्ह वाला कि वो वाला पत्र लेखन वाला? हाँ भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमा नहीं आया लेकिन फुल स्टॉप लगता है, लेकिन अधिकतर प्रयोग मैक्सिमम आपका कॉमा ही है। ये सही आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, बताओ भाई क्या नाम है? चलो क्वेश्चन ही तुमने हटा दिया यार अपना, आनंद त्रिपाठी। चलिए ठीक है, क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं, देख लीजिएगा फिर से रिकॉर्डिंग, कुछ अगर छूटा होगा तो कल डिस्कशन कर लेंगे इस पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग तक अवेलेबल करा दी जाएगी 10 से 11 बजे तक। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।